वो कैबिन में दाखिल हुई तो कलम कागज़ से लेकर दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स तक हर चीज़ बहुत तरतीब और नफासत से सजाई गई थी। राना साहब रॉयल ब्लू कलर के सूट में मलबूस थे। खाकी पड़ते बालों और शेव को तरतीब से तराशा हुआ था। कोट को कुर्सी की पुश्त पर आवेज़ा किया हुआ था और शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक मोड़े हुए, पैंट की जेबों में हाथ डाले बालकनी के पास खड़े होकर वो बाहर सड़क को देख रहे थे। निगार बेगम की हील की आवाज़ सुनकर वो बिना मुड़े गोया हुए, वेलकम निगार बेगम, आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? उन्होंने संजीदा अंदाज में पूछा। नज़रें अब भी चलती ट्रैफिक पर जमी थीं। निगार बेगम दरवाजे पर ही खड़ी हो गई और बिजनेस वुमेन का अंदाज अपनाते हुए फीकी मुस्कुराहट बनाई। जी नॉट एट ऑल राना साहब, वैसे शादी जैसे रिश्ते की बातें तो घर पर की जाती हैं, पर कोई बात नहीं, दफ्तर में ही सही। राना साहब आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा, आपका जो भी मुतालबा है मैं पूरा करने को तैयार हूँ, आपको जितना जहेज़ चाहिए हो। निगार बेगम ने अपनी खुशामद का सिलसिला शुरू किया, लेकिन बीच में राना साहब को अपनी तरफ मुड़ते देखकर उनके अल्फाज हलक में ही रह गए। राना साहब हाथ पीछे बांधते कदम कदम चलते हुए आए और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। आपको जितना जहेज चाहिए मैं दे दूंगी, आखिर इकलौती बेटी है मेरी। निगार बेगम ने खुद को कंपोज करते हुए अपना फिक्रा मुकम्मल किया। राना साहब चेयर को झुलाते हुए फखरिया अंदाज में मुस्कुराए और अबरू उठाकर सामने लंबे मेज़ के पार पड़ी बड़ी कुर्सी की जानिब इशारा किया। आइए बैठिए, तशरीफ़ रखिए, खड़ी क्यों हैं आप? उन्होंने सीधे होते हुए कोहनियाँ मेज़ पर टिकाई। निगार बेगम तेज़ी से चल कर आईं और नशिस्त संभाल ली। फिर सवालिया नज़रों से देखते हुए राना साहब के जवाब की मुंतज़िर हुई। मुझे आपसे जहेज़ नहीं चाहिए निगार बेगम, मगर इस शादी के लिए मेरी एक और शर्त है। राना साहब ने बिना कोई तमहीद बांधे अपने मुतालबे का आगाज़ किया। उनको निगार बेगम के चेहरे पर एक रंग चढ़ता और दूसरा उतरता साफ पता चल रहा था। निगार बेगम अपने इस तराब को काबू रखने के लिए गोद में रखे हाथों को मरोड़ रही थी और चेहरा बेतासुर सा राना साहब के सामने किया हुआ था। गौर से उनके कलमात सुन रही थी वो। निगार बेगम, हमें जहेज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरा सब कुछ रोहान का ही तो है। वो चाहे तो नूर के लिए पूरा शॉपिंग मॉल ख़रीद ले। लेकिन राना साहब को अचानक याद आया, उन्होंने निगार बेगम की खातिरदारी ही नहीं की। उन्होंने अपने मिजाज दोस्ताना बनाते हुए पूछा, बाय द वे क्या लेंगी आप, चाय, कॉफ़ी या ठंडा? राना साहब इंटरकॉम दबाने लगे थे कि निगार बेगम ने उन्हें कोई भी तकल्लुफ़ करने से मना कर दिया और फीकी मुस्कुराहट बनाते हुए आगे होकर बैठी। राना साहब ने उनकी मर्ज़ी का एहतराम करते हुए इंटरकॉम से हाथ हटाया और अपने सामने पड़े पानी के गिलास से ढक्कन हटाकर निगार बेगम के आगे रख दिया और उनकी आंखों में आंखें डालकर फिर से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी किया। निगार बेगम, मैं इस शादी के लिए तभी राज़ी हूँगा जब आप किरण की शादी मुझसे करवा देंगी। राना साहब ने आखिरी जुमले के एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा और आंखें निगार बेगम पर ही जमाए रखते कुर्सी से टेक लगाई और फिर कुर्सी झुलाने लगे। एक पल को निगार बेगम को सच में अपना गला सूखता महसूस हुआ। उनके हाथों में लर्जिश होने लगी। उन्होंने पानी का ग्लास उठाया और 2 घूंट पिए। एसी के ठंडे कमरे में भी उनको पसीना आने लगा था। लेकिन राना साहब, किरण मेरी सगी बेटी ना सही, मगर मेरी बेटी जैसी तो है ना। नूर से 1 साल ही बड़ी होगी वो, और आपसे शादी। निगार बेगम ने वजाहत पेश करना चाही, जिस पर राना साहब के अबरू तन गए और जबड़े सख्त कर लिए तो निगार बेगम चुप हो गईं और जेली मुस्कुराते हुए पलकें झपकाईं। राना साहब उनकी वजाहत से महजूज हुए और अपनी जगह से उठ गए। खिड़की के पार अपनी सारी कुदरत के साथ चमकते हुए सूरज को देखा। आपको किरण से कब से इतनी हमदर्दी होने लगी? कल तक तो आप उसे जान छुड़वाने की कोशिश करती रही हैं और आज उसके हक में बोल रही हैं। और वैसे भी आपके मरहूम शोहर ने अपनी वसीयत में उसकी पढ़ाई और शादी होने तक की ही रकम लिखी है ना, तो उस शादी से आपके पैसे बच जाएंगे। आपको उस पर और खर्चा नहीं करना पड़ेगा जो आप आज तक मजबूरी के तहत करती आई हैं। राना साहब कदम कदम चलते अपनी बात जारी रखते हुए निगार बेगम की तरफ आए और इस्तेहज़ाइया मुस्कुरा कर निगार बेगम को देखा। मैं तो इनसे आज से पहले सिर्फ एक दफ़ा मिली हूँ, पर ये इतना सब कुछ कैसे जानते हैं हमारे बारे में? उन्होंने हैरत से दिल में सोचा।
رانا صاحب उनकी कुर्सी पर झुके और सर्द मोहरी से संजीदा हुए। मैं आपकी सोच से बहुत परे की चीज़ हूँ निगार बेगम। मुझे आपके और आपके ख़ानदान के बारे में आपसे ज़्यादा मालूमात हैं, इसलिए दोबारा कभी मुझसे झूठ बोलने की जुर्रत मत कीजिएगा। उन्होंने संजीदगी से तने आसाब से कहा और वापस सीधे हुए। उनके सीधे होते ही निगार बेगम ने पेशानी से पसीना साफ किया और ख़ुद को नॉर्मल दिखाने के लिए इस्तेहज़ाइया हंसी और हाथ को उठाकर हवा में लहराया। वो तो पहले की बात थी राना साहब, अब तो मैंने उसे तस्लीम कर लिया है, मुझे उसकी आदत हो गई है, मेरी सारी खिदमत गुजारी वही तो करती है। निगार बेगम ने लड़खड़ाती ज़ुबान से वजाहत दी। राना साहब वापस आकर अपनी सीट पर बैठे और समझने वाले अंदाज में सर को जुम्बिश दी और करते दराज से एक चेक बुक निकाली। दस्तखत शुदा एक खाली चेक फाड़ कर निगार बेगम के आगे उछाला। निगार बेगम कभी चेक को देखती तो कभी राना साहब के बेतासुर सरापे को। राना साहब ने सिगरेट निकाली और होंठों में दबाकर जलाई। खाली चेक है, अपनी मर्जी की रकम लिख लें, किरण की कीमत। उन्होंने हाथ मेज़ पर जमाते हुए सिगरेट पकड़ते उंगलियों से चेक की तरफ इशारा किया और फिर कश भरने लगे। निगार बेगम अब भी साकित बैठी थी तो राना साहब ने आधे से ज़्यादा ख़त्म की हुई बाकी मांदा सिगरेट बुझाई और हाथ झाड़ते हुए फिर से गोया हुए। सोच लें निगार बेगम, मेरे एक इशारे पर रोहान कभी नूर की जानिब मुड़ कर भी नहीं देखेगा, जिसकी मिसाल तो आप इतने दिनों से देख ही रही होंगी। मैंने ही उसे नूर से रब्ता करने से मना किया है। राना साहब ने फखरिया अंदाज में अबरू उचकाए। फैसला आप पर है। रोहान के लिए तो मुझे नूर जैसी 10 लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन आपको अपनी नूर के लिए रोहान जैसा फिर कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने बात करते करते कलमदान से कलम निकाला और निगार बेगम को पेश किया। निगार बेगम शशोपन में मुब्तला हो गई थी। वो नूर की खुशियां तो चाहती थी, लेकिन इतनी भी जालिम नहीं थी कि किरण को अंधे कुएं में फेंक दें। राना साहब ने उनके लिए कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था, इसलिए वो आगे को हुई और झिझकते हुए राना साहब के हाथ से कलम ले लिया। लरसते हाथों से झुककर चेक पर रकम दर्ज करना शुरू की। राना साहब तीखी नज़रों से उन्हीं को देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने आखिरी हिंसा लिखा, राना साहब ने चेक उनके सामने से खींच लिया। ओह थैंक यू सो मच निगार बेगम, ये चेक मैं आपको तभी दूंगा जब आप किरण को राज़ी कर लेंगी। आप उसे कैसे कायल करेंगी ये आपका काम है। उन्होंने चेक वापस लेकर अपने दराज में रखकर लॉक लगाया। राना साहब खड़े हो गए तो निगार बेगम भी साथ ही उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि निगार बेगम कुछ कहती, राना साहब ने इंटरकॉम पर सेक्रेटरी को मुखातिब किया। सैम, ड्राइवर से कहो कि निगार बेगम को उनके घर वापस छोड़ आए। वायरलेस कान से लगाते उन्होंने पुरुमीद अंदाज में मुस्कुराकर निगार बेगम को देखा। सेक्रेटरी ओके कहती उनका हुक्म बजा लाई और राना साहब मेज़ की ओर से घूमकर निगार बेगम के सामने आए और मुसाफिहा करने के लिए हाथ बढ़ाया। निगार बेगम फीका सा मुस्कुराई, उनका हाथ थामकर जुम्बिश दी। आप वाकई एक काबिल बिजनेस वुमेन हैं, आपके साथ डील करके अच्छा लगा। राना साहब ने हाथ छुड़वाते हुए उनकी तारीफ कर दी। निगार बेगम फिर से अपना बिजनेस वुमेन का अंदाज अपनाते हुए उनकी तारीफ से मसरूर हुई। जी थैंक यू राना साहब, मैं जल्द आपको खुशखबरी सुना दूंगी। वो दोनों चलते हुए कैबिन के सिरे तक आए। निगार बेगम की इस बात पर राना साहब दिल खोल कर लुत्फानंदोज हुए और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। मुझे आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा, उन्होंने सर को खम देते हुए कहा। निगार बेगम भी सर को जुम्बिश देती कैबिन से बाहर आ गईं और सेक्रेटरी के हमरा कॉरिडोर में चलने लगी। राना साहब ने उनको अलविदा करते हुए वापस कैबिन का दरवाज़ा बंद किया और किरण के बारे में सोचते हुए वापस अपनी चेयर पर जा बैठे। सर कुर्सी की पुश्त पर टिकाकर छत को तकते हुए चेयर झुलाने लगे। निगार बेगम जिस वक्त घर पहुंची तो घर खाली पड़ा था। नूर और किरण यूनिवर्सिटी गई हुई थी। वो किरण को मनाने का लाहे अमल सोचते अपने कमरे में चली गई। नूर और किरण घर लौटी तो नूर बुझे बुझे चेहरे के साथ अपने कमरे में चली गई और किरण जल्दी से कपड़े तब्दील करके किचन में खाना बनाने आ गई। 1.5 घंटे बाद उसने खाना लगवाया तो ना नूर नीचे आई और न चची कमरे से बाहर आई। नूर को तो उसने कमरे में ही खाना दे दिया और चची को खुद देखने आ गई। उसने आहिस्ता से बिना आवाज़ किए चची के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर झांक कर देखा।
जब चची को उठा हुआ पाया तो तहजीब से चलते हुए अंदर दाखिल हुई। चची, खाना खाने बाहर नहीं आई आप? तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो डॉक्टर को बुला दूं, या आप कहें तो मैं आपके लिए सूप बना दूं, उसने नर्म लहजे में कहा और चची के पहलू में बैठ गई। निगार बेगम ने अफसुर्दा तासुरात बनाए और नकली आंसू छुपाते भराई हुई आवाज़ में जवाब दिया, नहीं बेटा, आज मेरी तबीयत किसी दवा या सूप से ठीक नहीं होगी। निगार बेगम ने दिल गरिफ्ता होने की अदाकारी करते हुए नरमी से कहा। किरण उनका ये रवैया देखकर हैरान परेशान हो गई। आज से पहले उसने चची का अपनी तरफ ऐसा रवैया नहीं देखा था। क्या हुआ है आपको चची, सब ठीक तो है ना? उसे सच में फिक्र होने लगी थी। निगार बेगम ने अपनी अदाकारी के जोहर दिखाते हुए गीली सांस अंदर खींची और फिर आह भरते हुए नजरें नीची कर ली। एक बहुत बड़ी आजमाइश आ गई है मुझ पर, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, किससे कहूं। उन्होंने किरण का हाथ अपने हाथ में लिया। उनके ड्रामे से अनजान किरण को उन पर तरस आने लगा। अचानक से वो उसे बहुत बेबस नजर आई। क्या बात है चची, मुझसे कहिए, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ क्या? किरण ने उनके हाथ पर हाथ रखकर दिलासा देने के से अंदाज में कहा। निगार बेगम को शिकार फंसता हुआ महसूस हुआ। अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उन्होंने मगरमच्छ के आंसू से भरी आंखें उठाईं और किरण के रुखसार पर हाथ रखा। अब तो सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो बेटी, तुम तो जानती हो रोहान नूर से बात नहीं कर रहा। वो घुमा फिरा कर बात कर रही थी और किरण को चची के अचानक बदले अंदाज से खटक महसूस हो रही थी। आप इसलिए परेशान हैं? फिक्र मत कीजिए चची, मैं नूर को समझाती हूँ और मुझे यकीन है कि रोहान जल्द वापस आ जाएगा, उसने चची को तसल्ली देते हुए कहा। इसलिए आप इतनी परेशान हैं? निगार बेगम ने उसकी मासूमियत पर सर हिलाया। नहीं बेटा, रोहान की डोर राना साहब के हाथ में है। जब तक वो ना चाहें रोहान कभी वापस नहीं आएगा, उन्होंने मेकअप से ढके चेहरे पर से लुढ़कते आंसू साफ करते कहा। किरण अब भी उनका मंतक समझने से कासिर संजीदगी से उनको देख रही थी। उसे हैरान देखकर निगार बेगम सीधे राना साहब के दफ्तर में मिलने की बात पर आई। तुम्हें पता है, आज राना साहब के दफ्तर मिलने गई थी मैं उन्हें, उन्होंने ही रोहान को हमसे राब्ता करने से रोका हुआ है। निगार बेगम ने अफसोस से सर झटकते हुए कहा। किरण उनकी बात पर शॉक्ड हुई। क्या? पर क्यों? इसके आगे वो कुछ नहीं कह सकी। वो पूछना चाहती थी कि कहीं उन्होंने रिश्ते से मना तो नहीं कर दिया, लेकिन पूछने की हिम्मत ना कर सकी। इस रिश्ते के लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। निगार बेगम ने पलकें उठाकर किरण के तासुरात का बगौर मुशाहिदा किया। वो बिल्कुल साकित बैठी सवालिया नज़रों से उन्हीं को देख रही थी। उनकी शर्त है कि मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा। निगार बेगम ने झूठी बेबसी से सर पकड़ लिया। किरण उनकी हरकत से बेचैन हो रही थी। वो आगे को होती चची के कंधे पर हाथ रखकर बोली, कैसी शर्त चची, बताएं ना, उसने धड़कते दिल से पूछा, आंखें बिना झपकाए। बेटा, राना साहब की शर्त ये है कि वो रोहान और नूर की शादी तभी करवाएंगे जब तुम उनसे शादी करोगी, निगार बेगम ने संजीदगी से कहा। निगार बेगम अब की बार जो गोया हुई तो किरण के पैरों तले से ज़मीन ही सिरक गई। सर पर आसमान टूट पड़ा था। वो उनके हाथों से अपना हाथ खींचकर उनके पहलू से उठ खड़ी हुई। उसे अपने कानों से सुने चची के अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा था। वो कदम कदम चलती नफ़ी में सर हिलाते पीछे हुई। निगार बेगम ने उसे पीछे जाते देखा तो झट से खड़ी हो गई और किरण को बाजू से पकड़ लिया। यही बिल्कुल ऐसा ही रद्द अमल था मेरा भी। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने फैसले के बहुत सख्त हैं। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। चची ने किरण को पकड़कर अपने बेड पर बिठाया और खुद साथ बैठकर मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। किरण का दिल भर आने लगा था और उसका वहाँ से भाग जाने का दिल किया। वो उसके आगे कुछ सुनना नहीं चाहती थी, कुछ जानना नहीं चाहती थी। उसे निगार बेगम की सारी तरतीब करदा प्लानिंग समझ आ रही थी कि वो राना साहब के साथ पहले ही सब तय करके आई हैं। अब भला बस, और अब सिर्फ किरण को बहला फुसला रही हैं। मैं जानती हूँ, मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैंने कभी तुम्हें अपना नहीं समझा, लेकिन नूर, उसने तो हमेशा से तुम्हें सगी बहन माना है। कितना प्यार करती है वो तुमसे। निगार बेगम ने अपनी चेक वाली बात गोल कर दी थी और अब वो उसे नूर के नाम से ब्लैकमेल कर रही थी। किरण चुपचाप मुठियां भींचे बिना आवाज़ सिसक रही थी। अपने आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश करती वो इस तराब में लब काट रही थी।
मैं समझ सकती हूँ बेटा, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, पर मैं अपने लिए थोड़ी कुछ मांग रही हूँ। मैं मजबूर हूँ। नूर का सोच कर देखो, सिर्फ 4 दिन रूहान से दूर होने पर उसकी ऐसी हालत हो गई है तो जिंदगी भर कैसे रह पाएगी। निगार बेगम ने उसके सर को सहलाते हुए नरमी से कहा। किरण अब भी अपनी बर्बादी पर खामोश तमाशाई बनी बैठी रही। मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही, तुम अच्छे से सोच कर फैसला करो। याद करो तुम्हारे मरहूम चचा के तुम पर कितने एहसानात हैं, और फिर नूर ने हमेशा खुद से पहले तुम्हारा सोचा है। चची ने ब्लैकमेलिंग की आखिरी हद तक पार की। प्लीज़ मेरे किए की सज़ा मेरी बेटी को मत दो। निगार बेगम ने यह कहते हुए अपने हाथ जोड़े तो किरण ने फ़ौरन से उनके हाथ पकड़ लिए। 2 आंसू टूटकर उसके रुखसार पर फिसले। प्लीज़ चची, मुझे इतना मजबूर मत कीजिए, उसने बहते आंसुओं से तर चेहरे के साथ कहा और वहाँ से उठ गई। नूर की खुशियाँ अब तुम्हारे फैसले पर मुनहसर हैं, किरण ने अपने पीछे चची की भराई आवाज़ में उससे मुखातिब होते हुए सुना। वो बिना मुड़े उनकी बात सुनकर दरवाजे के पार भाग गई। उसके कमरे से निकलकर जाने के बाद निगार बेगम ने जान छूटने वाले अंदाज में अबरू उचकाते हुए एक गहरी सांस ली, आंसू साफ किए और फिर ऊपर करके नीम दराज होकर बैठ गई। वो अपना काम कर चुकी थी। उन्होंने किरण की दुखती रग पर हाथ रख दिया था, इसलिए तसल्ली से मोबाइल उठाकर देखने लगी। उन्हें 100% ना सही 80% यकीन था कि किरण राजी हो जाएगी। वो डगमगाते कदमों से अपने कमरे में आई और दरवाज़ा लॉक करके वहीं दरवाजे पर ही नीचे बैठ गई। घुटनों के गिर्द बाजू हाइल करके उसने सर झुका दिया। आंसू थे जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ बाप तो उसे याद ही नहीं थे। उस वक्त उसे सबसे ज़्यादा अंश चाचू की याद आ रही थी। उसे यकीन था कि अंश चाचू होते तो वो कभी ऐसे हालात पैदा ही ना होने देते। एक वही उसके सच्चे हमदर्द थे, उसने मायूसी से सोचा। अगले 2 दिन तक वो बेबसी से सर पकड़े सोचती रही। जब कोई हल ना निकाल सकी तो एक आखिरी उम्मीद लिए वो इस बारे में नूर से बात करने के लिए उठी और नूर के कमरे में चली आई। इससे पहले कि वो नूर से कुछ कहती, वो खुद उससे लिपट कर रोने लगी। 1 हफ्ते से उसका रूहान से राब्ता नहीं हो सका था। अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। किरण, राना भाई को मैं क्यों पसंद नहीं आई, मैं उन्हें इम्प्रेस करने में कैसे नाकाम रही, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं बहुत बुरी हूँ। रूहान ने मुझे कहा था कि अगर राना भाई ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो वो कभी मुझसे राब्ता नहीं करेगा, और अब वही हो रहा है। उसने आंसू साफ करते हुए किरण से अलग होकर अफसुर्दगी से कहा। किरण यहाँ नूर से अपना दर्द बयान करने आई थी, लेकिन नूर के आंसुओं के आगे उससे कुछ नहीं कहा गया। वो अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज करती नूर को चुप करवाने लगी। नहीं नूर, तुम बहुत अच्छी हो, तुम सबसे बेस्ट हो, और राना साहब मान जाएंगे। तुम्हारी रूहान से शादी ज़रूर होगी, भरोसा रखो मुझ पर। उसने नूर के बाल सहलाते हुए उसे गले से लगाया। एक तुम्हारा ही तो आसरा है किरण, तुम ना होती तो मुझे कौन संभालता, नूर ने जुकाम ज़दा आवाज़ में कहा और किरण के कंधे पर सर रख दिया। सब ठीक हो जाएगा। उसे अपनी आवाज़ खाई में से आती महसूस हो रही थी। किरण ने कुर्ब से आंखें बंद करके अपनी परेशानी दिल में ही दफनाई। दिल ही दिल में उसने फैसला कर लिया था और अब इस फैसले को अमली शक्ल देने की बारी थी। नूर को सुलाकर वो अपने कमरे में आई और खाली जहन के साथ अपने बेड पर लेट गई। वीरान खुश्क आंखों से वो छत को घूर रही थी। नींद कोसों दूर थी, कोई नामो निशान नहीं था उसका आंखों में। उसने अपने बचपन से लेकर अब तक सारी उम्र को याद किया, 25 साल के एक एक लम्हे को अपने जहन में गर्दाना, और सोचा कि आज तक उसको सुकून और खुशियों के कितने पल मिले। जवाब निदार्द रहा। उसने अपने आप पर अफसोस किया, मायूसी से खुद पर हंसी। बेड पर से उठकर वो खिड़की की जानिब आई। तारीक आसमान को देखा। आज चांद नहीं था और हल्के बादलों की वजह से सितारे भी धुंधलाए हुए नजर आ रहे थे, बिल्कुल उसकी अपनी ज़िंदगी की तरह। इसी तरह सर ऊपर उठाए वो अल्लाह से शिकायत करने लगी कि उसने उसे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी। वो इस हादसे में अपने वालिदैन के हमरा मर क्यों नहीं गई। चलो उसे ज़िंदा रखा तो फिर उसके खैर ख्वाह उसके अंश चाचू को क्यों हयात ना रखा, या फिर चची के दिल में उसके लिए कभी हमदर्दी क्यों ना डाली। उसकी आंखें भर आईं। धुंधला आसमान पानी में डूबता नजर आने लगा। राना साहब को याद करके उसका दिल डूबने लगा।
رانا صاحب کو یاد کر کے اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اسے اس دن کی ان سے ملاقات اور ٹکرانا یاد آیا، اور اب ان کی یہ شرط، اسے ایک دم سے رانا صاحب سے نفرت ہونے لگی۔ لیکن اب اس کے پاس چچی کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی قربان کر کے نور کی خوشیوں کا انتخاب کیا۔ اس کے دل میں پھر سے گلے شکوے ابھرنے لگے، پر اس نے سر جھٹک کر ایک آہ بھری اور آنکھیں بند کر کے لمبی لمبی سانسیں لی۔ خود کو نارمل کرنے کے بعد اس نے واپس آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کی بارگاہ سے نا امید ہونے پر معذرت کی۔ اگلی صبح وہ کافی دیر سے جاگی، چونکہ سنڈے تھا اس لیے چچی نے بھی اسے نہیں جگایا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی۔ لاؤنج میں چچی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی اور دوسرے ہاتھ میں اخبار پکڑے شوبز کا صفحہ دیکھ رہی تھی۔ کرن ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور سنجیدہ چہرے سے میز کو گھورنے لگی۔ چچی کا اس پر دھیان گیا تو اخبار تہہ کر کے ایک طرف رکھا۔ کرن کی سرخ پڑتی اور سوجی ہوئی آنکھوں سے اس کی شب بیداری کی ساری کیفیت واضح ہو رہی تھی۔ آؤ کرن، آج ناشتہ میں نے رحیم چاچا سے بنوایا ہے، رکو تمہارے لیے بھی منگواتی ہوں۔ رحیم چاچا، نگار بیگم نے اپنے شاہانہ انداز میں خانسامہ کو آواز دی۔ چچی، میں رانا صاحب سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ انہیں خبر کر دیجئے۔ کرن نے چچی کی بات کو نظر انداز کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ چچی کی آنکھیں چمک اٹھیں لیکن سنجیدہ تاثرات بنائے۔ بیٹا، تم پر کوئی یہ رشتہ مسلط نہیں کر رہا، تم چاہو تو۔ نگار بیگم نے کرن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ کرن بے تاثر چہرے کے ساتھ نظریں میز پر گڑی پزمردہ سی بیٹھی رہی۔ نہیں چچی، میں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں، آپ انہیں میری رضامندی کی اطلاع کر دیجئے۔ اس نے سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں جانے لگی کہ چچی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے روک لیا اور خود اٹھ کر اس کی جانب بڑھی۔ کرن کے پاس آ کر انہوں نے کرن کے کندھوں سے تھام کر اسے گلے لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے خوش رہنے کی دعا دی۔ کرن چچی کے اس انداز پر پھیکا سا مسکرائی اور پلکیں جھکا کر ان کا شکریہ کیا۔ چلو کچھ پل کے لیے ہی صحیح، چچی کا پیار اور دعائیں تو ملیں، اس نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے سوچا اور مطلبی دنیا کہتے ہوئے لب کاٹنے لگی۔ اس نے بہت مشکل سے یہ فیصلہ کیا تھا اور فی الوقت وہ اپنے ارادے میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ چچی نخریلے انداز میں بال اچھالتی اپنی فتح کی خبر سنانے رانا صاحب کو کال ملانے لگی۔